हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पूजा यादव। ये बाल विकास का पार्ट 2 है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा प्लीज़ उसको सभी लोग वॉच करें, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं वंशानुक्रम की प्रक्रिया। तो ये जो वंश की प्रक्रिया है उस पर देखते हैं। मानव एवं सभी जीवधारियों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं के समूह के संगठन से होता है। सभी कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। यह केंद्रक कोषरस से घिरे होता है। इसी केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों में जीन पाए जाते हैं। यही जीन ही आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। माता में 23 होते हैं, पिता में भी 23 होते हैं। और जो 23 होते हैं माता में वो XX यानी कि वो लड़की को दर्शाते हैं, और जो पिता में XY होते हैं वो बॉयज़ को यानी कि लड़की को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बालक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, यानी कि जो बच्चा होता है उस पर कैसे एक वंश का इफेक्ट पड़ता है, तो उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक बनावट की। तो देख लेते हैं शारीरिक बनावट पर क्या होता है। शारीरिक लक्षणों का जो ट्रांसफ़र में जीन्स के कारण होता है। हमारे पूर्वजों का आकार प्रकार लंबा छोटा काला गोरा होना, आँखों की पुतलियों का काला होना या नीला होना, इस और मतलब इस बात को ये व्यक्त करता है कि आने वाली संतानों में ये गुण ज़रूर होगा, नहीं कि उनमें ये चीज़ें देखने को ज़रूर मिल सकती हैं। अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं, कभी कभी होता है क्या है, अक्सर देखा है हमने कि कभी कभी दोनों माता पिता दोनों ही अच्छे होते हैं, बट बच्चा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। उसका रीज़न ये नहीं होता, कोई कहता है ये किस पे गया, हम भी, यस मम्मी भी अच्छी है पापा भी अच्छे, बट बच्चा कहाँ से आया। तो ऐसा हो सकता है कि उसकी पापा अगर सही है, हो सकता है बाबा आ रहे हो, बाबा की बाबा, कोई ना कोई ज़रूर ऐसा रहा होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि मम्मी की नानी अच्छी नहीं रही हो, या फिर नानी की नानी, ऐसे कि हो सकता है, क्योंकि ये बात चल रही है वंशानुक्रम की, तो ऐसा ही होता है। अब बात कर लेते हैं स्वभाव एवं वंशानुक्रम का प्रभाव। जिस प्रकार माता पिता का स्वभाव होता है, ठीक उसी प्रकार स्वभाव संतानों में वंशानुक्रम के प्रभाव के कारण पाया जाता है। यदि किसी के पिता हठी एवं क्रोधी होते हैं तो उसकी संतानें भी उसी प्रकार स्वभाव की हो जाती हैं। जैसे कि तुमने देखा है कि अगर जो हमारे पिता होते हैं वो माँ पर गुस्सा करते रहते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है वो उसे भी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो वंशानुक्रम का प्रभाव उस पर चला आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चरित्र एवं वंशानुक्रम का प्रभाव। अब चरित्र की बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान में अनेक प्रकार के प्रयोग एवं परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाले हैं कि चरित्रहीन माता पिता की संतानें चरित्रहीन होती हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से सही तो नहीं है। हम बात कर लेते हैं बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव। अनेक प्रयोग के आधार पर मनोवैज्ञानिक ने यह पाया है कि मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें मंद बुद्धि होती तथा तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि की होती है। हाँ, अक्सर मैंने देखा है कि जो खासकर अपने जो टीचर होते हैं उनके अक्सर बच्चे एक्सीलेंट हो ही जाते हैं। हम हर टीचर की बात नहीं करते हैं, बट मैंने ये अक्सर देखा है कि जो टीचर सच में दूसरे बच्चे के साथ ज़्यादा मेहनत करता है उसके बच्चे मैंने 90% तो मैंने एक्सीलेंट ही देखे हैं। नेक्स्ट आगे आपको समझदार देखना कैसे क्या होते हैं, बट मेहनत करती रहिए। अब हम बात करते हैं वातावरण, यानी कि अब हम इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। वातावरण को हम पर्यावरण के नाम से भी जानते हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, ढकना बोलते हैं, ठीक है। तो अतः स्पष्ट है कि हमारे चारों ओर से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से घिरे हुए हैं। मनोविज्ञान के अर्थ में करें, हमारे चारों तरफ वे वस्तुएं हैं जिनमें हम किसी न किसी रूप से प्रभावित होते हैं, पर्यावरण कहलाता है। हम 2 प्रकार के पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, एक भौतिक और एक सामाजिक। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत हमारी भौगोलिक स्थिति को शामिल किया जाता है। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत हमारी सामाजिक स्थिति को शामिल किया जाता है। परिभाषा रॉस के अनुसार की बात करें, रॉस ने कहा है वातावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, यानी डायरेक्ट प्रभाव डाल देता है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आते हैं जो व्यक्ति को जीवन में आराम करने के समय प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिलियट के अनुसार बात करें, किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई प्रभावकारी उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र में को हम वातावरण कहते हैं। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार बात करें, वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त शक्तियों प्रभाव तथा दशाओं के सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों को जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास, परिपक्वता को प्रभावित करती है। पीजी स्पर्ट के अनुसार बात करें, जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह वस्तु का वातावरण है। वातावरण के प्रकार,
तो वातावरण के दो प्रकार हैं, अंतः वातावरण और बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण के दो प्रकार हैं, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। अब हम आंतरिक वातावरण की बात करें तो आंतरिक वातावरण से तात्पर्य है कि बच्चे के जन्म से ही पूर्व माता के गर्भ में होने वाली परिस्थितियों से जीन वंशक्रम के प्रमुख निर्धारक है। यह जीन बालक के लक्षणों को निर्धारण करता है। आंतरिक परिस्थितियों में जो गर्भ के अंदर बालक के विकास को प्रभावित करती है अंतः वातावरण कहलाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बाह्य वातावरण की। मनुष्य जिन परिस्थितियों को स्वयं को समायोजित करता है या जिन परिस्थितियों में घिरा रहता है उसे ही बाह्य वातावरण कहते हैं। भौतिक वातावरण की बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त प्राकृतिक वस्तुएं आती हैं जो व्यक्ति को व्यवहार एवं विकास को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। प्रकृति ही अच्छे गुणों के विकास में सहायक एवं प्रेरक रूप से निरंतर मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती चली आ रही है। प्रकृति के द्वारा ही बालक सहनशीलता, साहस एवं ज्ञानोपयोगी गुणों को सीखता है। बात करते हैं सामाजिक वातावरण की। इसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित एवं मान्य वस्तुएं आती हैं। मान्य निर्मित सामाजिक परिस्थितियों की रीति रिवाज, प्रथाएं एवं रूढ़िवादी परंपरा, रहन सहन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवार के एवं समुदाय के द्वारा जो ट्रांसफर होते रहते हैं, इन्हीं हम परिस्थितियों को समाज में निवास करने के लिए व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ता है। इन्हीं परिस्थितियों के अनुकूल समायोजन करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। तो बात करते हैं, इस पे हम देख लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार पौधे की आनुवंशिकता और उसके बीज में निहित होती है, परंतु उसके विकास में उत्तरदायित्व वातावरण पर होता है। क्रो के अनुसार व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम एवं न केवल वातावरण से होता है, बल्कि यह जैविक या सामाजिक विस्तारित रूप के एकीकरण उपज होती है। माइका, ईवर एवं पेज के अनुसार जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का एक परिणाम होता है। इसी में किसी भी निश्चित परिणाम के लिए उतना ही आवश्यक जितना कि दूसरा कोई ना तो हटाया जा सकता है और ना ही पृथक किया जा सकता है। वुडवर्थ के अनुसार बात करें, व्यक्ति का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। माइका, ईवर एवं पेज के अनुसार जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम के अंदर निहित होते हैं। इन गुणों में प्रकटीकरण पर्यावरण पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण में सापेक्षिक महत्व का पर वुडवर्थ का विचार है। यह पूछने से कोई अर्थ नहीं निकलता है कि व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण में कौन अधिक महत्वपूर्ण है। गैरेट के अनुसार इससे अधिक निश्चित बात है कि कोई नहीं है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। नोट में देखिए, गर्भधारण प्रक्रिया के समय जब एक ढिम्म सिक्वाणु के साथ इसी समय में जब ढिम्म दो भागों में विभक्त हो जाता है तो के साथ निषेचित हो जाता है, उस समय कोश का विभाजन प्रारंभ हो जाता है। इसी समय जब डिम्ब दो भागों में विभक्त होता है तो दोनों का अलग अलग विकास होने लगता है और दोनों कोशों में भिन्न भिन्न शिशुओं का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार विकसित जुड़वा बच्चों का लिंग एक समान होता है। नेक्स्ट देखिए, और ये नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, पार्ट 3 में होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम नेक्स्ट बार आपके गाइडलाइन से ये देख सकें कि हमारी मिस्टेक कहाँ है, जिस पे हम और ज़्यादा नेक्स्ट बार फोकस कर सकें। तो आई होप आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।